हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भंडार विद क्वेश्चन में। आधुनिक भारत का ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग भारत के वायसराय के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम जो मेन रूप से पढ़ने वाले हैं वो आपका लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, उसके बाद लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडौन, लॉर्ड एल्गिन और लॉर्ड कर्जन के बारे में मेन रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इनका जो क्रम है वो याद रखना है, साथ ही इनका जो टाइम पीरियड है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड लिटन 1876 से 80, उसके बाद लॉर्ड रिपन 1880 से 84, उसके बाद लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, उसके बाद लॉर्ड लैंसडौन 1888 से 94, उसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99 और उसके बाद लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। तो ये जो इनका क्रम है, लिटन, रिपन, डफरिन, लैंसडौन, एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन 1876 से 80, 80 से 84, 84 से 88, 88 से 94, 94 से 99 और 1899 से 1905, लगभग 5 या 6 साल के डिफरेंस पे हर गवर्नर जनरल चेंज हो जाते थे। तो आज हम मेन रूप से लॉर्ड लिटन के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल रहा 1876 से 80। लॉर्ड लिटन जो थे, अब तक जितने भी वायसराय आए थे उसमें सबसे ज़्यादा ये पढ़े लिखे थे। साहित्य जगत में इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता था। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार भी थे। इसी वजह से इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। तो साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये लॉर्ड लिटन। तो ये पहला पॉइंट ध्यान रखना है, ओवन मेरिडिथ, लॉर्ड लिटन। इसके बाद इनके समय में भीषण अकाल भारत में पड़ा था और इसके लिए इन्होंने एक अकाल आयोग का गठन भी किया था। तो पूछ देता कि बताइए किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया? तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। यही जब भयंकर अकाल भारत में पड़ रहा होता है, उसी के कुछ समय पश्चात 1 जनवरी 1877 को जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहला जो दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था वो 1877 को हुआ था। किस लिए हुआ था? तो जो ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत बुलाया जाता है और इन्हें केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। ये कौन सा उपाधि इन्हें दिया जाता है? तो ये रॉयल शाही अधिनियम 1876 के तहत इन्हें 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में केसर हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, याद रखना है। इसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट में जानना चाहें तो टोटल जो दिल्ली दरबार लगते हैं वो 3 लगता है। तो सबसे पहली बार दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, उसके बाद 1903 में कर्जन के शासनकाल में, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। तो इस प्रकार टोटल दिल्ली दरबार कितने लगते हैं? तो 3, 1877 और 1903 और 1911। 1877 में लिटन, 1903 में कर्जन, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके बाद लॉर्ड लिटन के समय की और कुछ घटनाएं हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो क्या था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जो क्षेत्रीय भाषा में जो समाचार पत्र भारत में प्रकाशित होते थे उन पे ये अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि ये अंग्रेज़ों के विरोध में कोई भी घटनाएं इनके विरोध में ना लिख सके। तो 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था वो लाया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। और इसमें क्या था, जो क्षेत्रीय भाषा में जो प्रकाशन होता था समाचार पत्रों का, उस पर रोक लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया। जो इसका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो सबसे पहला शिकार हुआ वो हुआ सोम प्रकाश, जिसके रचयिता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश जो समाचार पत्र निकलता था, इसके जो संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत पहला शिकार सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो समर्थन किया था वो एक अखबार था जिसका नाम था पायोनियर। तो ये भी ध्यान रखना है।
तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके बाद 1878 में ही एक आता है भारतीय शस्त्र अधिनियम, जिसे बोला जाता है इंडियन आर्म्स एक्ट। इस एक्ट के तहत जो भारतीय होते थे वो उन्हें अधिकार था लाइसेंस, बिना लाइसेंस आप हथियार नहीं रख सकते हैं। आपको अगर हथियार रखना है तो उसके लिए पहले परमिट लेना होगा, लाइसेंस बनाना होगा। ये जितने भी थे, आपका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, आपका जो भारतीय शस्त्र अधिनियम अर्थात इंडियन आर्म्स एक्ट जो हो गया, ये सारे भारतीय पे ही केवल लागू होते थे। अंग्रेजों का इससे कोई लेना देना नहीं था, या फिर जो एंग्लो इंडियन होते थे या फिर जो विशेष अधिकारी होते थे वो इस सुविधा ये जो एक्ट था इससे वंचित थे। तो ये मूल रूप से आपके भारतीय पर ही लागू था। तो 1878 में 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 1878 का इंडियन आर्म्स एक्ट, ये दोनों ध्यान रखना है। साथ ही इन्होंने सिविल सेवा में जो प्रवेश परीक्षा की अधिकतम आयु थी, जो पहले 21 साल थी, उसे घटाकर 19 साल कर दिया गया। तो सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 साल किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड लिटन के समय में। इन्हीं के समय में दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध होता है। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के समय में होता है। और लॉर्ड लिटन की गलत नीतियों के कारण ही अंग्रेज जो है इसमें बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। तो लॉर्ड लिटन से इतना सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड लिटन ओवन मेरिडिथ के नाम से, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, रॉयल शाही अधिनियम 1876 के तहत 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन, और इस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। टोटल दिल्ली दरबार 3 लगते हैं आपके, पहले 1877 में, 1903 में और 1911 में। उसके बाद 1878 में 2 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और सबसे पहला समाचार पत्र जो होता है वो होता है आपका सोम प्रकाश, जिसके संपादक जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। लेकिन जो इस एक्ट का जो समर्थन किया था वो एक पायोनियर अखबार था। 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया जाता है। बिना इसके आप हथियार नहीं रखने की आज़ादी दी जाती है। बिना लाइसेंस आप हथियार नहीं रख सकते हैं। सिविल सेवा में प्रवेश परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 साल कर दिया जाता है। और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज बुरी तरह लॉर्ड लिटन की गलत नीति के कारण ये पराजित हो जाते हैं। तो ये लॉर्ड लिटन के बारे में इतना याद रखना है। अब आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन अब तक जितने भी वायसराय आए थे उसमें लॉर्ड रिपन जो थे भारत के उद्धारक के रूप में आते हैं। अर्थात इन्होंने भारत में कई क्षेत्रों में सुधार किया। भारत के लोग यहाँ तक ये मानने लगे थे कि ये जो अंग्रेज जो नए वायसराय हैं वो भारत की जो व्यवस्था, जो दुर्दशा पहले से चली आ रही थी उसमें काफ़ी सुधार होने वाला है। तो इसलिए लॉर्ड रिपन अब तक जितने भी वायसराय आए थे उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में आते हैं। तो इसके बारे में कथन भी है, कुछ भारतीय जो समाज सुधारक थे उनका कथन भी था। जैसे मदन मोहन मालवीय ने भारतीय वायसरायों में सर्वाधिक लोकप्रिय थे, तो ये कथन था मदन मोहन मालवीय का। और इन्होंने 1909 के INC अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1909 के अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने यह कहा था कि भारतीय वायसरायों में सर्वाधिक लोकप्रिय आपके लॉर्ड रिपन थे। इसके अलावा भारत के उद्धारक के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्हें संबोधित करते हैं। तो भारत के उद्धारक किन्हें कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। साथ ही भारत में स्वर्ण युग का आरंभ किस वायसराय को माना जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। भारतीय इन्हें सज्जन रिपन के नाम से संबोधित करते थे। चलिए, इसके अलावा लॉर्ड रिपन का भी कहना ये था कि मेरा जो मूल्यांकन है वो मेरे कार्यों से करना, बल्कि मेरे शब्दों से नहीं। मेरा जो मूल्यांकन है वो मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। ये कथन था लॉर्ड रिपन का। और इस संबंध में उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था जिसका नाम था द ड्यूटी ऑफ एज, जिसका हिंदी टाइटल हो जाएगा युग का कर्तव्य। तो ये क्वेश्चन आता है कि बताइए द ड्यूटी ऑफ एज किस वायसराय ने लिखा?
तो लॉर्ड रिपन ने। तो चलिए स्टार्टिंग से, भारतीय वायसराय में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय किसने? तो मदन मोहन मालवीय ने 1909 के INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में कहा। भारत के उद्धारक और भारत में स्वर्ण युग का प्रारंभ करने वाले कौन थे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। भारतीय इन्हें सज्जन रिपन के नाम से संबोधित करते थे और रिपन का खुद कहना था कि मेरा जो मूल्यांकन है वो मेरे कार्यों से करना, ना कि मेरे शब्दों से। और साथ ही इन्होंने द ड्यूटी ऑफ एज अर्थात युग का कर्तव्य पुस्तक लिखे थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में कई तरह के सुधार किए। 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, उस एक्ट को इन्होंने आते के साथ ही सबसे पहले ये समाप्त कर देते हैं। तो 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात जो भारतीय समाचार पत्र पर पहले से प्रतिबंध चला रहा था वो प्रतिबंध अब हटा दिया जाता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाले कौन थे? तो लिटन थे। 1878 में समाप्त करने वाले कौन है? तो 1882 में रिपन। लिटन लाए, रिपन हटा दिए। इसके बाद जो सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष लिटन के समय में हो गई थी, ये पुनः 19 से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाती है। तो 19 से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाती है। किसके समय में? तो ये रिपन के समय में। तो ये दोनों घटनाएं याद रखनी है। इसके साथ ही स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता के रूप में लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। तो स्थानीय स्वशासन यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होते थे, तो लोकल गवर्नमेंट को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो लॉर्ड रिपन ने करवाया था। और इन्होंने ही सबसे पहले मद्रास में नगर पालिका की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी। तो भारत में जो सबसे पहली नगर पालिका बनी वो कहाँ बनी थी? तो मद्रास में बनी थी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना कि स्थानीय स्वशासन के जनक या जन्मदाता के रूप में किस वायसराय को जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। इसके अलावा 1881 की दो घटना। 1881 में सबसे पहले नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। नियमित जनगणना अर्थात हर 10 वर्ष पे जनगणना। आज भी जो जनगणना होती है भारत की वो हर 10 साल पे होती है। तो सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में होती है। इससे पहले याद कीजिए जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लेकिन वो जनगणना जो थी वो अव्यवस्थित तरीके से थी। तो सबसे पहली जनगणना जो अव्यवस्थित थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, और नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में। और हर 10 साल के बाद ये जनगणना होती है और आज भी भारत में जनसंख्या का यही परंपरा चल रहा है। उसके बाद 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लाया गया। आखिर ये क्या था कारखाना अधिनियम? तो ये कल कारखानों में जो काम करने वाले जो बच्चे होते थे, जो श्रमिक होते थे, उनसे रिलेटेड था। तो 1881 का पहला कारखाना अधिनियम जो था वो बाल श्रम से संबंधित था, अर्थात छोटे छोटे बच्चों से संबंधित था। इसमें यह कहा गया कि जो 7 साल तक के बच्चे हैं वो कल कारखानों में काम नहीं करेंगे। 7 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो दिन भर में केवल 9 घंटे काम करेंगे और महीने में उन्हें 4 दिन की छुट्टी की व्यवस्था दी जाएगी। तो जो पहला कारखाना अधिनियम था वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में आया और ये बाल श्रम से संबंधित था। क्या था इसमें? तो 7 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें काम नहीं कर सकते हैं कल कारखाने में। अगर टोटल फैक्ट्री अधिनियम यानी टोटल अगर कारखाना अधिनियम की हम बात किए तो टोटल 4 कारखाना अधिनियम लाए जाते हैं, जो हम स्टार्टिंग से बता देते हैं आपको। टोटल 4 कारखाना अधिनियम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल 4 कारखाना। पहला 1881 ईस्वी में, दूसरा 1891, उसके बाद 1911, उसके बाद 1922। दोनों क्रम से याद कर लीजिए। 1881, उसके बाद 1891, उसके बाद 1911, उसके बाद 1922। 1881, 1891, 1911, 1922। ये जो पहला कारखाना अधिनियम आता है वो बाल श्रम प्रतिषेध होता है, अर्थात बच्चों से 7 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। उससे ज़्यादा के बच्चे अगर काम करते हैं तो वो दिन भर में केवल 9 घंटे काम करेंगे और महीने में उन्हें 4 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। जो दूसरा फैक्ट्री अधिनियम, जो दूसरा कारखाना अधिनियम था, ये स्त्रियों की दशा सुधारने से था। दिन भर में स्त्रियों को 11 घंटे से अधिक काम नहीं करना होता था, साथ ही इन्हें सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी की जाती थी।
तो ये जो 1891 अर्थात दूसरा जो कारखाना अधिनियम आया वो किसके समय में आया, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया 1891 में। से पहला जो आता है लॉर्ड रिपन के समय में आता है। उसके बाद जो तीसरा कारखाना अधिनियम आता है वो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आता है। ये किससे संबंधित होता है, तो जो श्रमिक होते हैं उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित होता है। तो ये तीसरा कारखाना अधिनियम याद रखना है। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 ईस्वी में आपको लॉर्ड रीडिंग के समय में आता है और ये फैक्ट्रियों से संबंधित होता है। तो इस प्रकार टोटल आपको 4 कारखाना अधिनियम याद रखने हैं। पहला 1881, दूसरा 1891, तीसरा 1911, चौथा 1922। पहला आपका लॉर्ड रिपन के समय में, दूसरा लॉर्ड लैंसडाउन के संबंध में, तीसरा आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के संबंध में और चौथा लॉर्ड रीडिंग के समय में। पहला कारखाना अधिनियम बच्चों से संबंधित, दूसरा है जो स्त्रियों से संबंधित, तीसरा है जो आपका श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित और चौथा आपका फैक्ट्रियों से संबंधित है। तो ये टोटल 4 फैक्ट्री अधिनियम याद रखने हैं। इसके अलावा लॉर्ड रिपन की बात किया जाए तो 1882 ईस्वी में हंटर आयोग का गठन किया गया था जो मुख्यतः शिक्षा के सुधार से संबंधित था। याद कीजिए 1854 ईस्वी में एक वुड डिस्पैच लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो इसी ये जो वुड डिस्पैच आया था जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो इसी की समीक्षा के लिए लॉर्ड रिपन जो है एक हंटर आयोग का गठन करते हैं 1882 ईस्वी में और इसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर भारत में पहली बार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, अर्थात ये शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। तो 1882 में हंटर आयोग का गठन रिपन के समय में और भारत में पहली बार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। इसके बाद आगे आता है इल्बर्ट बिल विवाद। क्या था ये इल्बर्ट बिल? बिल कहने का मतलब विधेयक। तो लॉर्ड रिपन ने ही एक इल्बर्ट बिल लाया था। इससे पहले जितने भी अंग्रेज जो भारतीय होते थे तो भारतीयों को अंग्रेजों के समान न्यायालय में जो जजमेंट देने का अधिकार होता था वो एक समान नहीं होता था। तो लॉर्ड रिपन ने जो इल्बर्ट बिल लाया था उसमें ये कहा गया कि अब भारतीय भी जो है यूरोपीय के समान जजों के जो जजमेंट देंगे वो एक समान देंगे। इसके विरोध में कई अंग्रेज जो है इनके विरोध में हो गए कि नहीं, अब भारतीय जो है वो हमारे खिलाफ कैसे जजमेंट दे सकते हैं। तो इसी को अंग्रेजों ने श्वेत विद्रोह का नाम दिया था। तो इसी बिल के विवाद के कारण इसे श्वेत विद्रोह का संज्ञा भी दिया जाता है और ये इल्बर्ट विवाद 1884 में हुआ था और इसी के लिए जो लॉर्ड रिपन है वो त्यागपत्र दे देते हैं। तो लॉर्ड इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो किससे संबंधित है? तो आपका लॉर्ड रिपन से संबंधित है। तो लॉर्ड रिपन से ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना में सर्वाधिक लोकप्रिय है। भारत के उद्धारक के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्हें बोलते हैं। भारतीय इन्हें सज्जन रिपन से बोलते हैं। लॉर्ड रिपन जो है ये बोलते हैं मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। और एक पुस्तक भी लिखते हैं द ड्यूटी ऑफ एज, जिसका हिंदी टाइटल है युग का कर्तव्य। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर देते हैं। सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा की आयु 19 से 21 साल। स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता। भारत में पहली बार नगर पालिका मद्रास में स्थापित होता है। उसी प्रकार 1881 में सबसे पहले नियमित जनगणना की शुरुआत। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम जो बाल श्रम से संबंधित था। 1882 में हंटर आयोग का गठन और हंटर आयोग पहली बार भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर देने की बात बोलता है। और इल्बर्ट बिल विवाद इसके कारण जो लॉर्ड रिपन है वो इस्तीफा दे देते हैं। और टोटल 4 कारखाना अधिनियम आपको पता है 1881, 1891, 1911, 1922। चलिए, तो ये लॉर्ड रिपन से इतना ध्यान रखना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चलिए, अब आगे आता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से 1888। 1884 से 1888 इनके समय पे की एक महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो लॉर्ड डफरिन के समय में होती है। कहाँ होती है? तो बम्बई में और ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में अर्थात इनके नेतृत्व में होती है। तो बस ध्यान रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना किस वायसराय के समय में हुई? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुई? तो बम्बई में। किसके नेतृत्व में हुई? तो ए.ओ. ह्यूम।
साथ ही लॉर्ड डफरिन के समय में ही एक तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, अंग्रेज और बर्मा के बीच में युद्ध होता है जो तीसरी बार हो रहा होता है और इसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। बर्मा जो है आज का म्यांमार आपका जाना जाता है। तो बर्मा को अंग्रेजी राज में मिला लेने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड डफरिन के समय में जाता है। लॉर्ड डफरिन के समय में ही बंगाल, अवध, पंजाब वाले क्षेत्र में टेनेंसी एक्ट पारित होता है। ये टेनेंसी एक्ट जो होता है वो किसानों को थोड़ा राहत प्रदान करता है। तो किसानों के थोड़ा सा संरक्षण के लिए ये टेनेंसी एक्ट लाया जाता है जो सबसे पहले बंगाल में, उसके बाद अवध में, उसके बाद पंजाब में लागू किया जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1887 में लॉर्ड डफरिन के समय में ही होती है। तो लॉर्ड डफरिन से इतना पॉइंट बस आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में, बर्मा को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया डफरिन के समय में, बंगाल, अवध, पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित हुआ डफरिन के समय में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1887 में हुई डफरिन के समय में। चलिए ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है लॉर्ड लैंसडौन 1888 से 1894। तो 1891 का जो दूसरा कारखाना अधिनियम था, दूसरा कारखाना अधिनियम वो किसके समय में आएगा? तो लॉर्ड लैंसडौन के समय में। और यह किससे संबंधित होगा? तो स्त्रियों की दशा सुधारने से। तो चलिए यह ध्यान रखना है। इसके बाद 1893 ईस्वी में जो अंग्रेज जो होते हैं अपने एक अधिकारी हेनरी ड्यूलैंड को भारत का विभाजन करने के लिए भेज देते हैं। तो उस समय जो हेनरी ड्यूलैंड जो होते हैं वो भारत और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करते हैं जिसे डुरंड लाइन बोला जाता है, डुरंड सीमा बोला जाता है। तो 1893 ईस्वी में जो डुरंड लाइन बना था वो उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था। लेकिन जब भारत आज़ाद होता है तो भारत और पाकिस्तान दो नए क्षेत्र बट जाते हैं। तो आज ये जो डुरंड लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। चलिए ये हो गया। उसके बाद 1893 में ही स्वामी विवेकानंद जो थे वो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। वो ये किसके समय की घटना है? तो ये लॉर्ड लैंसडौन की समय की घटना है। इनके समय में ही द एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो बाल विवाह से संबंधित था, इसमें जो लड़कियों की जो विवाह करने की आयु थी पहले 10 साल थी, इस एक्ट के तहत उसकी आयु 12 साल कर दी जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड लैंसडौन 1888 से 1894। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम, डुरंड लाइन का निर्धारण। लैंसडौन के समय में स्वामी विवेकानंद जो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं, ये लैंसडौन के समय में। और द एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो बाल विवाह से संबंधित था, ये जिसमें विवाह की आयु पहले 10 साल होती है और बाद में इसे 12 साल कर दिया जाता है। तो ये आपका लॉर्ड लैंसडौन से संबंधित है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे। उसके बाद अगला जो गवर्नर जो वायसराय आते हैं वो आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 1899 में रहता है। इनके समय ज़्यादा की कुछ घटनाएं नहीं है, बस इनका एक कथन इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। इनके समय जो इनका कथन था वो एक कथन ये था कि भारत को जो है वो तलवार के बल पे जीता जा सकता है और तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा की जा सकती है। तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है। 1894 से 99 इनका कार्यकाल है, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद अब जो आते हैं लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। इनके कार्यकाल को 1899 से 1905 जो इनका कार्यकाल होता है लॉर्ड कर्जन का, इनके कार्यकाल को मंडल आयोग एवं भूल के लिए भी याद किया जाता है। कई अपने समय में जो लॉर्ड कर्जन होते हैं वो कई सारे इंपॉर्टेंट काम भी प्रशासनिक क्षेत्र में, सैन्य सुधार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे काम भी करते हैं, लेकिन अपने समय में ये कई सारे ऐसे भूल भी कर देते हैं जिनके लिए ये इनका नाम भी खराब हो जाता है और ये फेमस भी हो जाते हैं। तो चलिए लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 इनका कार्यकाल काफ़ी उथल पुथल भरा रहा। क्या कैसे रहा जो आगे बताते हैं। लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय बनने से पहले भारत में पहले भी 4 बार आ चुके थे, इसलिए भारत की स्थिति से ये परिचित थे। इसके संबंध में एक जो अधिकारी होते हैं जिनका नाम था पी रॉबर्टसन, तो पी रॉबर्टसन का कथन भी था कि भारत में किसी अन्य वायसराय को भारत के बारे में इतना नॉलेज नहीं होगा जितना कि लॉर्ड कर्जन को। ये इन्होंने किस लिए बोला था? क्योंकि इससे पहले भी ये 4 बार भारत की यात्रा पे आ चुके थे।
लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन जब भारत में वायसराय बन के आते हैं उस समय भारत में अकाल और प्लेग की स्थिति बनी रहती है। अपने समय में चूंकि इनके समय को आयोगों का काल, मंडलों का काल कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में कई आयोग का गठन किया गया था जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सारा पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले 1899 में एक अधिनियम लाते हैं, भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम। भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम, इसके तहत जो अंग्रेजी साम्राज्य में जो मुद्रा चलता था जिसका नाम होता था पौंड, यानी कि अंग्रेजी पौंड को भारत में भी शुरू करने की प्रथा इन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये क्वेश्चन, ये जो अधिनियम है ये आपको ध्यान रखना है कि 1899 का भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम किससे संबंधित है, तो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। क्या था इस अधिनियम में, तो जो अंग्रेजी मुद्रा जिसको पौंड कहते हैं, तो पौंड को भारत में भी चलाने की प्रथा इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके अलावा 1899 से 1900 के समय में, इनके समय में भी भीषण अकाल पड़ा था, तो अकाल आयोग का गठन इनके समय में भी होता है। किसके अध्यक्षता में, तो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। तो आए समय में कई सारे अकाल पड़ते हैं, काफ़ी सारे अकाल आयोग का गठन होता है, तो किसकी अध्यक्षता में उस अकाल आयोग का गठन होता है वो ध्यान रखना है। जैसे हम लोग पीछे लॉर्ड लिटन के संबंध में पढ़े कि अकाल आयोग का गठन यहाँ भी होता है, तो यह रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किसने किया, तो लिटन ने। वही आपसे पूछ सकता है कि बताइए मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। तो ये ध्यान रखना है। तो अकाल आयोग का गठन मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, लॉर्ड कर्जन के समय में। उसी प्रकार 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग का गठन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में किया जाता है। 1901 में सिंचाई आयोग का गठन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। आगे सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग का रिपोर्ट जारी किया जाता है। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का रिपोर्ट जारी किया जाता है और इसी रिपोर्ट के आधार पे 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि बताइए किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था, तो 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में, और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है। उसके बाद 1902 में ही एक पुलिस आयोग का गठन किया जाता है, किसकी अध्यक्षता में, तो एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन, और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1903 में पुलिस विभाग में CID की स्थापना। CID अर्थात कहने का मतलब, ऐसे तो इसका मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हो जाएगा, लेकिन आप गुप्तचर विभाग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो गुप्तचर विभाग आया था वो लॉर्ड कर्जन के समय में ही लाया गया था। किसके अंतर्गत, तो पुलिस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर। चलिए, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। 1902 में, 1904 में। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित, 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन, और इसकी रिपोर्ट पर 1903 में पुलिस विभाग में CID अर्थात गुप्तचर विभाग की स्थापना। इसके अलावा 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम लाया थे। 1904 का सहकारी उधार समिति अधिनियम, इसमें था कि कम ब्याज देकर आप ऋण ले सकते हैं। तो कम ब्याज देकर ऋण लाने की व्यवस्था ही सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904 कहलाता है, जो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। 1904 में ही जो प्राचीन इमारत पहले से थे, तो प्राचीन इमारतों की सुरक्षा की देखभाल के लिए एक अधिनियम लाते हैं जिसे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग भी बोला जाता है। तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1904 में किसके समय में होता है, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। 1905 ईस्वी में कलकत्ता में रेलवे बोर्ड का ये गठन करते हैं। सबसे पहले जो ट्रेन आई थी वो डलहौजी के समय में आए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेलवे ट्रैक, जो रेल ट्रैक होता है, रेलवे लाइन जो बिछाने का श्रेय जाता है वो लॉर्ड कर्जन के समय में जाता है। तो बताइए भारत में सबसे पहली रेल किसके समय में चली थी, डलहौजी के समय में। भारत में सर्वाधिक रेलवे ट्रैक किसके समय में बिछी, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। साथ ही दूसरा दिल्ली दरबार आपका 1903 ईस्वी में किसके समय में लगा था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। आपका टोटल जो दिल्ली दरबार लगा टोटल 3, 1877 में लिटन के समय में, 1903 में कर्जन के समय में, और एक 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, जब आपका राजधानी भारत की कलकत्ता से नई दिल्ली ट्रांसफ़र होता है। तो ये आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। इसके बाद
लॉर्ड कर्जन के समय की एक घटना है कि जब 1904 ईस्वी में जो तिब्बत के गुरु उस समय हुआ करते थे जिनका नाम था दलाई लामा, इनका जो फेवर था वो रूस की ओर झुकाव ज़्यादा था, अर्थात ये रूस के पक्ष में जाना चाह रहे थे। और उस समय रूस और अंग्रेज़ों के बीच बन नहीं रही होती है, तो अंग्रेज़ जो है इनके मामले में हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन बाद में यंग हस्बैंड, जो कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक संधि होती है और ये मामला यहीं पे सुलट जाता है। तो बस ये ध्यान रखना है कि 1904 ईस्वी में तिब्बत गुरु जो दलाई लामा होते हैं वो रूस के फेवर में जा रहे होते हैं और इसी के मामले में हस्तक्षेप अंग्रेज करते हैं। बाद में अंग्रेज और तिब्बत के बीच क्या होता है, ये एक नेतृत्व, एक संधि हो जाती है जो किसके बीच होती है, यंग हस्बैंड के नेतृत्व में। तो ये भी याद रखना है। चूँकि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी होती है और ये कांग्रेस की स्थापना, जब कांग्रेस अपना काम धीरे धीरे भारत में चला रही होती है, तो जब ये लॉर्ड कर्जन होते हैं तो लॉर्ड कर्जन जो है कांग्रेस के देखते हुए अपना कुछ मत रखते हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है अब लड़खड़ा कर गिरने वाली है और मेरी ये अभिलाषा है कि मैं इसका पतन अपने आंखों से देखूं। तो कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए गिर रही है। ये किसका कथन था, तो लॉर्ड कर्जन का। साथ ही कांग्रेस को नपुंसक की संज्ञा एवं जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल होते थे वो उससे मिलने से इनकार किसने कर दिया था, तो लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। तो ये ध्यान रखना है। तो कांग्रेस के बारे में इतना पॉइंट। उसके बाद लास्ट में आता है एक लॉर्ड कर्जन और किचनर विवाद। कर्जन और किचनर विवाद क्या था, तो जब भारत में वायसराय के पद पर लॉर्ड कर्जन होते हैं उसी समय भारत में जो मुख्य सेनापति के रूप में होते हैं वो होते हैं किचनर। ये सेना में पॉलिसी को लेकर, सैन्य व्यवस्था का शासन किस प्रकार चलाया जाए, इसको लेकर किचनर और लॉर्ड कर्जन के बीच में दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है और इसी को लेकर लॉर्ड कर्जन जो है त्याग पत्र दे देते हैं। तो कर्जन और किचनर विवाद के कारण ये लॉर्ड कर्जन जो है ये त्याग पत्र दे देते हैं और इसके बाद ये कलकत्ता में अपने पसंद से महापौर के पद पर आसीन हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जब लॉर्ड कर्जन इस्तीफा दिया इसके बाद ये कलकत्ता के क्या बने, तो महापौर बने थे। किचनर कौन थे, तो ये भारत के मुख्य सेनापति के रूप में आते हैं जो अंग्रेजों के समय में होते हैं। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट घटना लॉर्ड कर्जन के समय की। अब तक इतने सारे सुधार तो इन्होंने किया, लेकिन जो सबसे बड़ी भूल किया लॉर्ड कर्जन ने वो किया था बंगाल को बांटने की। जो बंगाल में, जहाँ एक पूर्वी बंगाल का एरिया जो मुस्लिमों से भरा हुआ था, पश्चिमी बंगाल का एरिया जो आपका उसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, तो इन्होंने क्या किया, जब ये भारत में पहले 4 बार आ चुके थे तो यहाँ के हिंदू और मुस्लिम को आपस में काफ़ी लड़ते हुए देखा था, अर्थात इनके बीच में जो अनबन था इसी का फ़ायदा इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने उठाया और जो बंगाल था उसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल 2 हिस्से में बांट दिया, अर्थात हिंदू अलग और मुस्लिम अलग, और इन दोनों को आपस में लड़ा दिया। और इसी को इन्होंने फूट डालो और राज्य करो की नीति का, यानी फूट डालो और राज्य करो की नीति किससे संबंधित है, तो ये लॉर्ड कर्जन से। और 1905 में इसी बंगाल विभाजन के कारण हिंदू और मुस्लिमों में मतभेद उत्पन्न हो गया और इसी का फ़ायदा लॉर्ड कर्जन उठाते गए। तो लॉर्ड कर्जन ने जिस प्रकार भारत में कई सारे प्रशासनिक सुधार भी किए तो कई सारे भूल भी किए, इसलिए इनके काल को मंडल आयोग, चूँकि इनके समय में कई आयोगों का गठन भी हुआ था और इन्हें भूल के लिए भी याद किया जाता है। तो 1905 का बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। इसीलिए इसकी जो नीति थी, इसकी नीति को देखकर जो भारत के एक समाज सुधारक थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना जो है वो औरंगजेब से किया था। तो लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से करने वाले कौन थे, तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में इतना पॉइंट ध्यान में रखना है। तो आज हम मेन रूप से लॉर्ड लिटन, रिपन, लॉर्ड डफरिन, लैंसडॉन, एल्गिन द्वितीय और लॉर्ड कर्जन के बारे में मेन रूप से पढ़ चुके हैं। तो ये सारे जितने भी पॉइंट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम में आपको जितने भी ये सारे पॉइंट लिखे हुए सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं और बस मेरा मकसद भी यही है कि जितने भी जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं या आने वाले होंगे वो सारा पॉइंट आपको कवर कर लेना है। तो आप इसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, आपसे ज़रूर बनेगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।